चैप्टर 6। जब अनाया देखती है कि उसकी सहेलियां उसके फिन्स को देख रही हैं तो पता नहीं क्यों अनाया को गुस्सा आ जाता है और वो सारा गुस्सा अपनी सहेलियों पर उतार देती है। ऐसे अनाया को गुस्सा होते देख अनाया की दोस्त शनाया उसको छेड़ती है। क्या बात है अनाया, तुझे बड़ी जेलेसी फील हो रही हमें तेरे फिन्स को देखते देख। कहीं तू अयान से प्यार तो नहीं कर बैठी, शनाया कहती है। अनाया ये सुन अपने होश में आती है और ब्लश करने लगती है। नहीं, भला मैं क्यों जेलस होंगी, रही बात अयान से प्यार की वो तो मैं कर नहीं सकती, अनाया कहती है। अनाया ये सब बात अपनी आंखों को इधर से उधर घुमाते हुए कह रही थी। शनाया और बाकी लड़कियों को समझ आ रहा था कि वो उन लोगों से झूठ बोल रही है। चल ठीक है अनाया कि तू अयान से प्यार नहीं करती है, पर तू फिर इतना ब्लश क्यों कर रही है, अपने फिन्स का नाम तेरे नाम में जुड़ता सुन, शनाया कहती है। अनाया आगे शनाया से कुछ नहीं कहती है क्योंकि इसका जवाब तो खुद उसके पास भी नहीं था। उन सबके बाद में अयान आता है और उन गर्ल्स को ज्वाइन करता है। हेलो गर्ल्स, और क्या बातें चल रही हैं, अयान कहता है। उसकी नजर उसके बगल में बैठी अनाया पर जाती है। अनाया अयान को देख उसके पास अपनी चेवर को खिसका लेती है। नहीं, कुछ भी बातें नहीं चल रही हैं, तुम जाकर अपने फ्रेंड्स से बातें करो, यहां हमारे पास क्या कर रहे हो, अनाया कहती है। अच्छा तो ठीक है, मैं यहां से चला जाता हूं, अयान कहता है और वहां से उठने लगता है। तभी शनाया और बाकी की लड़कियां यहां से जाने के लिए रोकते हैं। अयान जीजू, आप हमें ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं? आपको तो पता ही होगा न कि अनाया तो हमेशा ही गर्म रहती हैं, शनाया कहती है। उनके कहने पर पहले अयान अनाया की तरफ देखता है, फिर वहां पर बैठ जाता है। मैं यहां पर बैठ तो गया हूं पर मुझे लड़कियों से बातें करने का एक्सपीरियंस नहीं है, अयान कहता है। अयान की बात सुनकर सारी लड़कियां शॉक हो जाती हैं, सिवाय अनाया के, क्योंकि उसको पता था कि अयान को कुछ भी याद नहीं था। जीजू, आप ये क्या बोल रहे हैं, आपके जैसे प्ले बॉय को लड़कियों से बातें करने नहीं आती, शनाया कहती है। अयान प्ले बॉय वाली बात सुन सिर्फ थोड़ा ही हैरान हुआ क्योंकि उसको इतना कुछ अंदाजा तो पहले से ही हो गया था। अनाया अपनी जगह से उठती हैं और अयान को भी अपने साथ पकड़कर वहां से किसी और टेबल पर चली जाती है। अयान, तुम यहां बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारी सारी हरकत बताती हूं, तुम्हें जानना था ना, अनाया कहती है। हाँ ठीक है, मैं सुन रहा हूं, बताओ मेरे बारे में, अयान मुस्कुराते हुए कहता है। अनाया फिर अयान के पास्ट के बारे में उसको सारी बातें बताने लगती है। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते करते पूरी तरह से खो गए थे। अनाया के परिवार और अयान की परिवार की नज़र जब उन दोनों के टेबल पर जाती है तो उन दोनों का परिवार खुश होने लगता है क्योंकि अब वो दोनों एक दूसरे से घुल मिल रहे थे। उन दोनों की पहले कभी भी एक दूसरे से जमती नहीं थी। वो दोनों पहले बहुत नोक-झोंक और लड़ाई भी करते थे। अनाया अब अयान से काफी खुलकर बात कर रही थी और है भी रही थी, अयान भी है रहा था। अनाया की सब दोस्त ऐसे अनाया को हंसते देखती हैं तो वो शॉक हो जाती हैं क्योंकि अनाया कभी भी किसी से इतना खुलकर बात नहीं करती थी। शनाया अनाया को खुश होते देख स्माइल करती है। सुबह से दोपहर के 3 बज जाते हैं। पार्टी अब खत्म होने लगती है और सारे लोग वापस जाने लगते हैं। अयान और अनाया को कोई खबर ही नहीं होती है कि सारे लोग अब वापस जाने लगे हैं। शनाया उन दोनों के पास आकर अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। जीजू और अनाया, हेलो, दोनों के कानों में मेरी आवाज जा रही है क्या, शनाया उन दोनों को छेड़ते हुए कहती है। शनाया की आवाज से उन दोनों का ध्यान अब जाकर शनाया पर टिकता है। शनाया, क्या हुआ, क्यों हमें डिस्टर्ब कर रही हो, अनाया कहती है। पहले अपनी चारों तरफ तो देखो,
फिर मुझसे तुम कुछ कहना। इतना कहकर शनाया मुस्कुराने लगती है। उसकी बात सुनकर अनाया और अयान दोनों ही अपने चारों तरफ देखते हैं। वहां पर बहुत सारे सर्वेंट्स और उन तीनों के अलावा और कोई भी नहीं नजर आ रहे होते हैं। अयान अपना सिर खुजाता है। उसको लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों को बात करते करते इतना समय बीत चुका था। अब ठीक है शनाया, तुम चली जाओ, मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी, अनाया कहती है। शनाया फिर एक बार अनाया को छेड़ती है। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही, तुम पूरे मजे करना अनाया, शनाया इतना कहती है और अनाया को आंख मार के तुरंत वहां से चली जाती है। ये तुम पूरे मजे करना से शनाया का क्या मतलब था? अयान पूछता है। नहीं, वो कुछ नहीं। तुम शनाया की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, वो बिना सर पैर की बातें करती है। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा बंगला घुमाती हूं, अनाया कहती है। अयान खुश हो जाता है बंगला घूमने वाली बात सुनकर, क्योंकि उसे खुद अपने बंगले को अच्छे से देखने का मन था। ठीक है, फिर चलो दिखाओ मुझे मेरा बंगला, अयान एक्साइटेड होते हुए कहता है। दोनों अपनी जगह से उठते हैं और अनाया अयान को अपने साथ लेकर जाती है। अनाया अयान को सबसे पहले उसके बंगले के अंदर का सबसे खूबसूरत जगह दिखाती है, जो होता है उस बंगले का बहुत बड़ा गार्डन। वो गार्डन बहुत बड़ा होता है और उस गार्डन के अंदर झील और कई तालाब भी होते हैं। उन झीलों और तालाबों में बहुत खूबसूरत मछलियां भी तैर रही थी। गार्डन के अंदर झील वाली साइड पर सफेद पत्थरों से एक छोटा सा चाय या नाश्ता करने के लिए जगह बना हुआ था। वहां पर उन्हीं सफेद पत्थर से बने टेबल और चेयर्स भी थे। अयान को वो जगह बहुत अच्छा लगता है। चलो मैं आगे दिखाती हूं, अनाया स्माइल करते हुए कहती है। अयान उसके पीछे पीछे जाने लगता है। अनाया अयान को स्विमिंग पूल के पास लेकर जाती है। स्विमिंग पूल काफी ज्यादा बड़ा था। स्विमिंग पूल के एरिया के ऊपर पूरा शीशे से कवर था, जिससे आसमान बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता था। पूल के थोड़ी दूर पर एक काफी डिजाइनर छोटा सा कमरा बना हुआ था, जिसके अंदर आराम करने के लिए सारे सामान थे। अनाया अयान को आगे टेनिस कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल प्रैक्टिस स्टेडियम, क्रिकेट प्रैक्टिस हॉल, जिम और भी बहुत कुछ दिखाती है। उस बंगले के अंदर बहुत सारे कमरे थे और बहुत बड़ा हॉल और भी बहुत कुछ था। वो बंगला अयान के सोच से भी काफी ज्यादा बड़ा था। अनाया को भी अब धीरे धीरे करके अयान का साथ कहीं ना कहीं पसंद आ रहा था। अयान अब काफी ज्यादा थक चुका था। वो काफी चला था, उसके पैर अब दर्द करना शुरू कर चुके थे। अनाया, मैं काफी थक चुका हूं, क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ सकती हो? अयान कहता है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अभी लेकर के चलती हूं तुम्हारे रूम में, अनाया कहती है और मुस्कुराते हुए बस अयान को देखने लगती है। अनाया उसको उसके कमरे तक छोड़ देती है। अयान, तुम आराम करो, मैं बाद में मिलती हूं। इतना कहने के बाद अनाया जाने लगती है। तभी उसको कुछ याद आता है और पीछे पलटकर अयान को देखती है। क्या तुम्हारे पास मेरा नंबर है? अनाया सॉफ्ट वॉइस में पूछती है। अयान अपना जैब टटोलता है और फिर अपना फोन निकालता है। उसका फोन काफी पुराने मॉडल का था और उसके स्मार्टफोन पर काफी सारे स्क्रैचेस भी होते हैं। नहीं, मेरे पास तुम्हारा नंबर तो नहीं है, पर तुम क्यों पूछ रही हो? अयान अनाया से पूछता है। वो नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, मेरा मतलब, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो, बस इसीलिए पूछ रही थी, अनाया हड़बड़ाते हुए कहती है। ठीक है, तो लो मेरा नंबर, अनाया कहती है। अयान अनाया का नंबर ले लेता है और सेव भी कर लेता है। अनाया वहां से फिर जल्दी से बाहर आती है। अयान के कमरे से बाहर आते ही वो किसी छोटी बच्ची की तरह उछलते उछलते अयान के बंगले से बाहर आ जाती हैं
और अपनी कार में बैठकर घर के लिए निकल जाती हैं। वो पूरे रास्ते अयान के बारे में ही सोच रही थी। इधर अयान अपने सारे कपड़े खोलकर कुछ कंफर्टेबल कपड़े पहनता है और अपने बिस्तर के ऊपर लेट जाता है। बेड बहुत नरम था, अयान के लेटते ही उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। हे, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे अयान, तुमने किससे पंगा लिया है, अब तुम्हें पता चलेगा, तुम नहीं बचोगे। इसके साथ ही अयान उठ जाता है। वो एक बहुत बुरा सपना देखता है। उसका शरीर एयर कंडीशन के अंदर भी पसीने से पूरा भीग चुका था। वो टेबल पे रखे पानी के गिलास को सांस में ही पी जाता है। अयान के कमरे पर दस्तक होती है। अयान सर। खाना नीचे डाइनिंग टेबल पर लग चुका है। सब आपके आने का इंतजार कर रहे हैं, एक सर्वेंट कहता है और फिर वहां से चला जाता है। अयान उठकर खड़ा हो जाता है और नीचे चला जाता है। नीचे डाइनिंग टेबल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ बिजनेसमैन्स और वुमेन्स थी तो कुछ खुद अयान के फैमिली मेंबर थे। डिनर पे अनाया और उसकी फैमिली भी आई थी। अयान को अनाया के बगल वाली सीट खाली दिखती है तो वो वहां जाकर अनाया के बगल में बैठ जाता है। अयान को देखकर अनाया बच्चों की तरह खुश होने लगती है। उसको अयान का साथ अब अच्छा लगने लगता है। वियान, अयान के पिता कुछ बिजनेस के सिलसिले से बाहर गए हुए थे। सर्वेंट्स सारे मेहमानों और अयान को खाना परोसते हैं। सब मिलकर बातें करते हुए खाना खा रहे होते हैं। अनाया तिरछी नजरों से अयान को देख रही होती है, जबकि अयान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। मुझे पूरे 2 दिन होने को आए हैं और अभी तक मुझे रोहन ने ना ही कोई कॉल किया और ना ही कोई मैसेज। कहीं रोहन किसी परेशानी में तो नहीं? नहीं, वो परेशानी में नहीं होगा, शायद वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहा होगा, अयान मन ही मन सोचता है। अयान बहुत तमीज और तहजीब के साथ खाना खा रहा था। उस बिजनेस डिनर में आए मेहमानों की बेटियों के नजरें अयान पर ही जा रही थी। अनाया ये सब अच्छे से नोटिस कर रही थी और उसको काफी जलन भी हो रही थी। अयान खाना खाते वक्त सारे व्यंजनों का स्वाद अपने मुंह के अंदर महसूस कर रहा था। उसने ऐसा खाना अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं खाया था। वो जल्दी से अपना खाना खत्म करता है और चेयर से उठ जाता है। माँ, मेरा खाना हो गया, मैं अपने कमरे में जा रहा हूं, अयान कहता है। अयान की मां अपर्णा मुस्कुरा देती हैं और जाने के लिए कह देती हैं। वो वहां से अपने कमरे के अंदर चला जाता है। वो अब अपनी सारी परेशानी को पीछे छोड़कर बस इस लम्हे को अच्छे से एंजॉय करना चाहता है। वो कभी दिल्ली के अंदर रहते हुए भी दिल्ली ठीक से नहीं घूमा था और आज उसके पास मौका था हर चीज करने का और घूमने फिरने का भी। भले ही वो दिल्ली ना घूम सके अभी, पर ग्वालियर शहर तो अच्छे से घूम सकता था। अयान अपना फोन उठाता और अनाया को कॉल मिलाता है। रिंग जाती है, फिर तुरंत अनाया कॉल रिसीव कर लेती है। हेलो, उधर से अनाया कहती है। इधर अयान नर्वस होता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैसे बोले कि उसको अभी इतनी रात को बाहर घूमने जाना है। हेलो अनाया, मुझे कहना था कि मुझे अभी बाहर घूमने जाना है, तो क्या तुम मुझे ये ग्वालियर घुमाने के लिए ले चल सकती हो? अयान लड़खड़ाती आवाज में कहता है। अनाया बाहर जाने वाली बात सुनकर स्माइल करने लगती है और अयान से कहती है, अयान, ठीक है, मैं तुम्हें बाहर ले चलती हूं। तुम बंगले के बाहर आओ, मैं पहुंचती हूं और फिर हम दोनों घूमने चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 7। अयान को ग्वालियर शहर घूमने का बहुत मन करता है, इसलिए वो अनाया को कॉल करता है। अनाया अयान को बंगले के बाहर आने को कहती है। अयान भी थोड़े ठीक ठाक कपड़े पहनकर बंगले के बाहर जाकर अनाया के आने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद वहां पर एक बड़ी सी ब्लैक रंग की मर्सिडीज कार अयान के पास आकर खड़ी हो जाती है।
अयान वो एक्सपेंसिव कार देखकर बस देखते ही रह जाता है। वो कार देखने में ही बहुत महंगी और खास लग रही थी। उस कार की विंडो खुलती है और वहां पर अयान को अनाया बैठी हुई दिखती है। अयान कार के अंदर बैठी अनाया के पास जाता है। ये तुम्हारी मर्सिडीज तो बहुत कमाल की लग रही है, अयान कहता है। अनाया अयान को देख रही होती है। अयान, चलो अब जल्दी से अंदर बैठ जाओ, फिर हम चलते हैं, अनाया कहती है। अयान तुरंत कार के अंदर बैठ जाता है। अनाया कार चालू करती है और काफी तेजी से वो कार को चलाते हुए वो दोनों बंगले से दूर जाने लगते हैं। अयान अपने साइड का विंडो खोल लेता है और विंडो से अपना सिर बाहर कर रास्तों को पीछे छूटते हुए देखने लगता है। उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। अनाया अयान को बार में ले जाती है। वहां पर दोनों खूब डांस करते हैं। अयान, ये लो, अनाया ड्रिंक पास करते हुए कहती है। अनाया, मैं ड्रिंक नहीं करता, अयान वाइन को खुद से दूर करते हुए कहता है। अनाया भी ज्यादा अयान को नहीं बोलती और खुद ड्रिंक कर लेती है। अनाया काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके वजह से वो अपना होश खो बैठती है। अयान, तुम ना बहुत प्यारे हो, तुम्हें पता है। मैं ना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, पर पता नहीं, जब से तुम हॉस्पिटल से वापस आए हो तब से तुम मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हो। मैं चाहती हूं कि बस तुम मेरे साथ रहो बस, और किसी के साथ नहीं। अनाया नशे में धुत होते हुए कहती है। अनाया खुद को संभाल नहीं पा रही होती है। अनाया, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली है, चलो हम घर वापस चलते हैं, अयान कहता है। अयान को अपने बारे में अनाया से ये सब सुनकर थोड़ा खुशी होता है। अयान अनाया को उठाने की कोशिश करता है। तुम ना बहुत क्यूट हो। मैंने कुछ ज्यादा नहीं पी है, तुम बहुत परेशान होते हो, अनाया इतना कहकर अयान के दोनों गालों को खींचने लगती है। आउच! अनाया, मुझे दर्द हो रहा है। ये तुम क्या कर रही हो, अयान कहता है। ऐसे अयान को करते देख अनाया बच्चों की तरह खिलखिलाकर हंसने लगती है। अयान फिर अनाया को अपने बाहों में उठाता है और बार से बाहर आ जाता है। आईएनसी, नहीं, नहीं, मुझे घर नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, अनाया किसी छोटी बच्ची की तरह अपने हाथ और पैर छटपटाते हुए कहती है। अयान को अनाया को पकड़ने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि अनाया बहुत ज्यादा हिलडुल रही थी। जब अयान बार के बाहर आता है तो अनाया हिलना डुलना बंद कर चुकी थी। वो देखता है कि अनाया उसके गर्दन पर दोनों हाथ रखकर उसके बाहों में ही सो चुकी होती है। अनाया सोते वक्त अयान को बहुत प्यारी लग रही थी। वो जल्दी से कार के पास जाता है और कार के पीछे वाली सीट पर अनाया को लेटा देता है। वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है और कार स्टार्ट करके अपने बंगले की तरफ ले जाने लगता है। अयान को ये अपनी नई जिंदगी बहुत अच्छी लग रही थी और वो बहुत खुश भी था। कुछ देर बाद अयान अनाया के साथ अपने बंगले पे पहुंच जाता है। बंगले पे पहुंचने के बाद अयान अपनी कार को रोकता है और अनाया को अपने बाहों में उठाकर बंगले के अंदर ले जाता है। बंगले के अंदर के सर्वेंट्स और सारे गार्ड्स भागते हुए अयान के पास आते हैं। सारे लोग अयान के सामने झुकते हैं। अयान सर। अनाया मैम को कुछ हुआ है क्या? हेड सर्वेंट पूछती है। नहीं, अनाया को कुछ नहीं हुआ है, बस इन्होंने ड्रिंक ज्यादा कर ली है। आप इस बारे में माँ और पिताजी को कुछ मत बताना, अयान कहता है। वो फिर अनाया को लेकर अपने कमरे के अंदर जाता है और अनाया को बिस्तर पर लेटा कर चादर ओढ़ा देता है। वो कुछ देर अनाया को ही निहारता रहता है। अनाया, मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर शायद मैं तुम्हारे किस्मत में नहीं, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूं और मैं ये शादी भी नहीं चाहता, अयान मन ही मन कहता है।
वो वहां से उठकर सोफे पर लेट जाता है और चादर ओढ़ कर सो जाता है। अगली सुबह अनाया के आंखों पर जब सूरज रोशनी पड़ती है तो वो परेशान होने लगती है। उसकी नींद खुल जाती है। जब वो उठकर देखती है तो वो अपने आप को अयान के कमरे में पाती है। उसके सिर में काफी दर्द भी हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़कर कल रात के बारे में सोचने लगती है कि कहीं उसने कोई गड़बड़ तो नहीं करी थी कल रात को टल्ली होकर। यार, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने कल रात को भी गलत तो नहीं किया। जब मुझसे कंट्रोल नहीं होती है तो पता नहीं क्यों मैं इतना पी लेती हूं। और ये अयान कहाँ है? लगता है वो ही मुझे अपने घर लाया है, अनाया कहती है। वो अयान को ढूंढने लगती है। अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए उसको अयान सोफे के ऊपर सोता हुआ दिखता है। अनाया बेड से उतरकर अयान के पास जाती है और उसको देखने लगती है। अयान सोते हुए बहुत प्यारा लग रहा होता है। अयान के लिए अनाया के दिल में और भी ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, क्योंकि कल रात को उसके पूरे नशे में होने के बावजूद अयान अनाया का कोई फायदा नहीं उठाता है। यहां तक कि वो अनाया के साथ बेड पर भी नहीं आया था सोने के लिए। अनाया अयान को ब्लैंकेट ढंग से ओढ़ा देती है, फिर वो नहाने के लिए बाथरूम के अंदर चली जाती है। पानी के बहने की आवाज से अयान की नींद टूट जाती है और वो उठकर बैठ जाता है। वो सीधा घड़ी की तरफ अपनी नजर मारता है। अभी सुबह के 8 बज रहे थे। वो दोनों हाथों को ऊपर करके अंगड़ाई लेता है। तभी उसकी नजर बेड पर जाती है। वहां पर अनाया नहीं दिखती है। अयान को फिर जब बाथरूम से किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है तो वो समझ जाता है कि बाथरूम के अंदर जरूर अनाया ही होगी। अयान सोफे से उतरता है और फिर वहां से विंडो की तरफ जाता है। वहां पर वो तो सिर्फ विंडो कहने के लिए ही था, क्योंकि वहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक कांच के दरवाजे के जैसा लगा हुआ था, जिससे बाहर का व्यू अयान को साफ साफ दिख रहा था। वो अपने पॉकेट से फोन निकाल कर देखता है। उसका फोन काफी खराब हो गया था, ऐसा लग रहा था। क्यों ना मैं कोई अच्छा सा ब्रांड न्यू स्मार्टफोन खरीद लूं, अब तो मेरे पास बहुत सारे पैसे भी हैं, अयान सोचता है। वैसे अयान के पास जो फोन होता है वो भी काफी महंगा ही फोन होता है, पर उसके फोन्स में क्रैक आ गए थे और ये अयान को पता नहीं था कि ये हुआ कैसे और कब। उसको लग रहा था कि ये सब उसके इस बॉडी में आने से पहले ही हुआ होगा। उसके वॉलेट्स के अंदर बहुत सारे कार्ड्स थे। आज मैं अपने लिए एक अच्छा सा न्यू स्मार्टफोन खरीदूंगा, अयान कहता है। अनाया भी बाथरूम से नहाकर निकल जाती है। उसके निकलने के बाद अयान खुश होता बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होता है। अयान और अनाया पहले एक दूसरे को देखते हैं। अंदर आ जाओ, अयान कहता है। उसकी परमिशन मिलने के तुरंत बाद एक सर्वेंट अंदर आता है और सबसे पहले नीचे झुककर अपने एक हाथ को अपने कंधे पर रखकर सीधा खड़ा हो जाता है। सर और मैम, आप दोनों का ब्रेकफास्ट नीचे डाइनिंग टेबल पर लग चुका है, सर्वेंट कहता है। तुम एक काम करो, मेरा और अयान का ब्रेकफास्ट कमरे में ही ले आओ, अनाया कहती है। जी मैम, सर्वेंट कहता है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है। अयान अमाया को देखने लगता है। फिर वो बाथरूम में बाथ लेने के लिए चला जाता है। अयान के ऐसे देखने से अनाया को लग रहा था कि वो उससे कुछ कहेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अनाया भी जाकर अपने कपड़े पहनने लगती है। आज उसको किसी जरूरी मीटिंग में जाना था, इसलिए वो फॉर्मल ड्रेस पहन लेती है। वो फॉर्मल ड्रेस में भी किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अनाया बिल्कुल हल्का सा मेकअप करती है और पिंक कलर की लाइट लिपस्टिक लगा लेती है। वो बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अयान भी जब तक बाथ लेकर बाथरूम से निकल जाता है। वो सिर्फ एक टॉवल ही लपेटा हुआ था अपने बॉडी पर और उसके बालों के अंदर के पानी के बूंदों टपक कर उसके बॉडी पे गिर रहा था। अनाया तो बस अयान को ही देख रही थी।
अयान तुरंत फिर दूसरा तौलिया लेकर अपने पैट और पीठ पर लपेट लेता है। फिर वो जाकर सिंपल से कपड़े पहन लेता है, ना ही ज्यादा एक्सपेंसिव और ना ही ज्यादा लो लेवल के, वो नॉर्मल लेवल के कपड़े पहनता है। जीन्स और शर्ट पहनता है। अयान दोनों का कलर ब्लैक ही होता है, उसमें वो बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी दरवाजे से सर्वेंट आता है और टेबल पर दोनों का ब्रेकफास्ट रखता है। सर, मैम, ये लीजिए आपका ब्रेकफास्ट, सर्वेंट कहता है। फिर वो वहां से चला जाता है। अयान जब अनाया को देखता है तो अनाया उसको फॉर्मल ड्रेस में दिखती है। अनाया, ये तुमने फॉर्मल ड्रेस क्यों पहने है? अयान पूछता है। वो आज मेरी मीटिंग है। आज कुछ स्पेशल होगा, ये नहीं पता कि क्या होगा, मुझे बस इतना पता है कि कोई बहुत अमीर लड़के के आने की खुशी में ये मीटिंग और छोटी सी पार्टी रखी जा रही है। मेरे डैड आज किसी काम से इंडिया से बाहर हैं, इसलिए उनकी जगह पार्टी और मीटिंग दोनों में अटेंड करूंगी, अनाया कहती है। अयान टेबल के पास बैठकर नाश्ता करने लगता है और अनाया भी नाश्ता कर रही होती है। जब दोनों का ब्रेकफास्ट फिनिश हो जाता है तो अनाया खड़ी होती है और अपना पर्स लेकर जाने लगती है। बाय अयान, हम शाम को मिलेंगे, अनाया इतना कहकर वहां से चली जाती है। अयान अब ये पूरा दिन गुजारने का प्लान बनाने लगता है। मैं सबसे पहले कोई एक अच्छा फोन लूंगा, जाकर फिर पापा के पास जाऊंगा क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था आज वो कुछ बहुत खास चीज अनाउंस करने वाले हैं, शायद इसमें ही बहुत वक्त लग जाएगा, अयान सोचता है। वो खड़ा होता है और बंगले के गाड़ियों वाले इलाके में जाने लगता है। वहां पहुंचने के बाद उसको बहुत सारी कारें खड़ी दिखती हैं। वो सभी कार स्पोर्ट्स कार लग रही थी। अयान ने ऐसे कार्स कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। वो उनमें से एक रेड कलर की मैक्लेरन कार के पास जाता है और उसको देखने लगता है। वो कार बाकी सारी कारों से अलग ही लग रहा था। उसका डिजाइन और लाइट्स, उसके दरवाजे, उसका कलर सब बहुत जबरदस्त था। वो उस कार के अंदर बैठ जाता है। कार के अंदर का सिस्टम भी बहुत खतरनाक दिख रहा था। उस कार के अंदर सब कुछ था, किसी चीज की भी कमी नहीं थी। अयान कार को स्टार्ट करता है। कार के इंजन के शुरू होते ही बहुत जोर से वो कार आवाज करती है। अयान मुस्कुराते हुए कार के स्टीयरिंग को अपने हाथ से घुमाने लगता है। वो कार अब गोल गोल घूम रही होती है। अयान को बहुत मजा आ रहा होता है। वो कार को फिर गोल गोल घुमाना बंद करके तेजी से बंगले के बाहर निकालता है। वो कुछ ही देर में बंगले से काफी दूर आ जाता है। अयान अपने कार के अंदर के मैप में एक बड़ा स्मार्टफोन स्टोर ढूंढता है। उसको एक स्मार्टफोन का स्टोर मैप के अंदर दिखता है, पर वो स्टोर काफी दूर था। लगभग वहां जाते जाते उसको अपनी कार से 2 से 3 घंटे का समय लगने वाला था। वो अपने कार की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता है और वो कार हवा से बातें करने लगती है। लगभग 2 घंटे के बाद अयान अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। वो स्मार्टफोन स्टोर बहुत ही ज्यादा बड़ा और सुंदर लग रहा था। अयान अपनी कार को पार्क करता है। पार्किंग के अंदर सिर्फ अयान की स्पोर्ट्स कार ही सबसे जबरदस्त लग रही थी। वहां पे और भी लग्जरी कारें थी, पर अयान के स्पोर्ट्स कार के सामने सिर्फ पानी कम चाय थे। अयान उस स्मार्टफोन स्टोर के अंदर जाता है। अंदर कई सारे सेल्समैन्स और विमेन्स दिख रही थी। वो सब अपने अपने कस्टमर्स को स्मार्टफोन्स दिखाने में बिजी थे। अयान के अंदर आने के बाद एक आदमी अयान के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी एक सेल्समैन था। सर, आपका हमारे लग्जरी स्मार्टफोन स्टोर में स्वागत है। आपको किस टाइप का स्मार्टफोन चाहिए? आप अपना बजट बताइए, हम उसके अंदर में आपको बढ़िया से बढ़िया स्मार्टफोन दिखाएंगे, सेल्समैन कहता है। अयान सोचता है, मुझे अभी मेरा बजट तो नहीं पता है, पर आप मुझे स्मार्टफोन दिखाइए। अगर मुझे कोई फोन पसंद आता है तो मैं खरीद लूंगा, अयान सेल्समैन से कहता है।
वो सेल्समैन अयान की बात सुनकर अयान के हुलिये पर एक नजर मारता है, फिर अयान को अपने साथ ले जाता है। जी सर। क्यों नहीं, आइए मेरे साथ में आपको स्मार्टफोन के कुछ लेटेस्ट मॉडल्स दिखाता हूं, सेल्समैन कहता है। अयान अपने दोनों हाथ जीन्स के पॉकेट्स के अंदर डालकर सेल्समैन के पीछे पीछे जाने लगता है। सेल्समैन अयान को एक स्मार्टफोन दिखाता है। सर, ये है ओप्पो का न्यू और लेटेस्ट मॉडल, इसके अंदर कई सारे नए फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इस स्मार्टफोन के mAh बैटरी परफॉर्मेंस को बढ़ा दी गई है, जिससे ये स्मार्टफोन ज्यादा देर तक आप चला सकते हैं, सिर्फ एक बार चार्ज करके, सेल्समैन कहता है। वो अयान को उस फोन के और भी फीचर्स बताता है। अयान बड़े ध्यान से सब कुछ सुन रहा होता है। सर, इस स्मार्टफोन का बजट 15,999 का है, क्या आप इस स्मार्टफोन को खरीदना चाहेंगे? सेल्समैन कहता है। अयान को वो स्मार्टफोन कुछ ज्यादा खास नहीं लगता है। उसके अंदर कुछ ज्यादा ही खास फीचर्स थे, अयान को तो फीचर्स से कुछ मतलब ही नहीं है। उसको तो बस फोन कॉल और मैसेज के लिए ही चाहिए। नहीं, ये फोन मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कोई और फोन दिखाओ, अयान कहता है। सेल्समैन उस फोन को साइड करते हुए और भी फोन्स अयान को दिखाने लगता है। ऐसे ही लगभग आधा घंटा बीत जाता है, पर अयान को कोई भी स्मार्टफोन पसंद नहीं आता है। सेल्समैन का दिमाग अब धीरे धीरे गर्म हो रहा था। वहीं उस स्टोर के अंदर एक रागिनी नाम की लड़की अयान की बातें और उसकी हरकतों को नोटिस कर रही थी। वो लड़की अयान के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अयान से कहती है, तुम्हें यहां पर कोई स्मार्टफोन खरीदना भी है या फिर सिर्फ टाइम पास करने के लिए ही आए हो? अपना बजट बताओ और फोन खरीद कर ले जाओ, यूं इन लोगों का समय बर्बाद मत करो। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 8। अयान स्मार्टफोन खरीदने के लिए ग्वालियर शहर के सबसे बड़े स्टोर पर जाता है, पर उसको कोई भी स्मार्टफोन पसंद ही नहीं आता है। उसका ये सारा नाटक उसी स्टोर में एक लड़की देख रही होती है, जिसका नाम रागिनी होता है। रागिनी अयान को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। अयान तो बस शांत खड़ा था, क्योंकि उसको पता था कि उसने नॉर्मल टाइप के कपड़े पहने हैं, जिसके वजह से वो लड़की और सेल्समैन उसको जज कर रहे थे। देखिए, मैं यहां पर कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आया हूं, मुझे सच में एक स्मार्टफोन चाहिए, पर सेल्समैन मुझे ज्यादा अच्छा फोन है नहीं दिखा रहा है, वो सिर्फ 20,000 के करीब की रेट का फोन दिखा रहा है। मैंने तो सेल्समैन को कहा कि कुछ महंगे स्मार्टफोन दिखाओ, पर इन्होंने नहीं दिखाया, अयान ने कहा। वो लड़की अयान को अब घर घर कर देखने लगती है। उसको लग रहा था कि इसके पास अगर इतने हैं पैसे हैं कि ये महंगा फोन खरीद सकता है, तो कोई अच्छे और ब्रांडेड कपड़े क्यों नहीं खरीदता है। रागिनी ये सब खुद में ही सोचती हैं, वो ये सब अयान को नहीं कहती हैं। अच्छा, तो तुम्हें महंगे फोन चाहिए? ठीक है सेल्समैन, इसको महंगे से महंगे फोन्स दिखाओ, अगर इसने नहीं खरीदा फोन तो इसको तुम धक्के मार कर बाहर निकाल देना, रागिनी कहती है। उसके आवाज में गुस्से की भावना को महसूस कर सकते थे। अयान अभी भी शांत और टेंशन फ्री था, क्योंकि उसको पता था भले ही कितना महंगा फोन क्यों ना हो, वो उसको आराम से खरीद सकता है। सेल्समैन अब अयान को काफी महंगे महंगे फोन्स दिखाने लगता है। अयान को उन सब के फीचर्स तो कुछ खास समझ नहीं आते हैं, पर वो फोन्स दिखने में अच्छे लग रहे थे। उन फोन्स के भीड़ में से उसको कुछ स्मार्टफोन एक ग्लास के डब्बे के अंदर बंद दिखते हैं। सेल्समैन, मुझे ये फोन दिखाओ, ये अच्छा लग रहा है, अयान कहता है। जिस फोन के तरफ अयान इशारा कर रहा होता है, वो MI के नए मॉडल्स के लिमिटेड एडिशन के स्मार्टफोन्स थे। सेल्समैन अपने आंखों को बड़ी बड़ी करके डब्बे के पास जाकर एक फोन निकालता है और अयान को दिखाने लगता है। अयान को वो फोन बहुत अच्छा लगा रहा था। मुझे इसके फीचर्स नहीं जानने हैं।
मुझ पहले से ही इसके सारे फीचर्स पता हैं, तुम बस मुझे प्राइस बताओ। अयान कहता है। ये स्मार्टफोन लिमिटेड एडिशन का है, इसीलिए इसका प्राइस 60,000 है। सेल्समैन को इसका प्राइस बताने का मन तो नहीं था, पर उसने फिर भी बता दिया। जब वो अयान के तरफ से कोई रिस्पांस नहीं सुनता है, तो वो फोन को वापस रखने जाने लगता है। रुको, मैंने अभी तक ये नहीं कहा है कि मुझे ये स्मार्टफोन खरीदना नहीं है, इसलिए तुम इसे वापस क्यों रखने जा रहे हो? अयान कहता है। उसकी बात सुनकर वो सेल्समैन अयान के सामने फोन के डब्बे को रख देता है, जिसके अंदर स्मार्टफोन होता है। ठीक है, तो आप पेमेंट कैश में करेंगे या फिर कार्ड से? सेल्समैन कहता है। उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये लड़का इस फोन को खरीदेगा। मैं कार्ड से पेमेंट करना चाहूंगा, अयान कहता है। और जाकर अपना कार्ड काउंटर पर उस सेल्समैन को देता है। पहले तो सेल्समैन अयान का गोल्डन कार्ड देखकर हैरान हो जाता है, पर जब अयान का पिन गलत जाता है तो वो समझ जाता है कि जरूर से कार्ड भी नकली ही होगा। रागिनी सब कुछ देख रही होती है, जैसे कि उसको सब कुछ पहले से ही पता हो। ये क्या है? तुम्हारा पिन तो गलत जा रहा है। मैंने जैसे कि कहा था, तुम यहां पर सिर्फ टाइम पास करने के इरादे से आए हो। गार्ड्स अंदर आओ और इस लड़के को बाहर निकालो, रागिनी कहती है और गार्ड्स को बुला लेती है। अयान पर अभी भी बिल्कुल शांत और कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसको पता है कि पिन क्यों गलत जा रहा है। जब गार्ड्स अयान को पकड़ने के लिए आगे आते हैं, तो अयान अपना हाथ उन सबसे दूर करने लगता है। अरे अरे, रुको जरा भाई, इतनी भी जल्दी क्या है ब्रो? मैं जरा एक कॉल तो कर लूं, फिर मुझे आराम से बाहर कर देना। इतना कहकर अयान अपना पुराना फोन निकालता है और एक जगह कॉल लगा देता है। रागिनी और वहां के सारे लोग सिर्फ अब अयान को ही देख रहे थे। रागिनी तो बहुत गुस्से में आ चुकी थी, क्योंकि ये लड़का पूरा टाइम पास करने के इरादे से आया है, पर उसने सोच लिया था कि अगर ये कॉल भी कुछ काम नहीं आया तो वो अयान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली थी। हेलो अनाया, वो मुझे अपने लिए एक नया स्मार्टफोन खरीदना था, पर मुझे अपने एटीएम का पिन याद नहीं है, इसलिए मैं जो अकाउंट नंबर भेज रहा हूं उस पर 60,000 रुपए ट्रांसफर कर दो। अयान इतना कहकर सेल्समैन से अकाउंट नंबर पूछता है। वो अकाउंट नंबर अयान फिर अनाया को बता देता है। तभी कुछ देर बाद सेल्समैन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सेल्समैन फोन निकाल कर देखता है तो उसके अकाउंट में 60,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके थे। उसकी आंखें अब बहुत ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। वो अब अयान के पास जाकर उसको उसका स्मार्टफोन अच्छे से पैक करके दे देता है। सर, आपका धन्यवाद हमारे स्टोर से स्मार्टफोन खरीदने के लिए, दोबारा जरूर आइएगा, सेल्समैन कहता है। सेल्समैन का बदलता रवैया देख रागिनी हैरान हो जाती है। सेल्समैन गार्ड्स और रागिनी की तरफ से उससे माफी मांगता है, पर अयान तो अयान था, वो कैसे इतनी जल्दी किसी को माफ कर सकता था। अयान रागिनी के तरफ आगे बढ़ता है। वो रागिनी के पास जाकर उसको अच्छे से देखने लगता है। अयान ने पहले इतना ध्यान नहीं दिया था रागिनी पर, लेकिन जब उसने अभी उसको ध्यान से देखना शुरू किया तो उसको पता चला कि वो कितनी ज्यादा हॉट है। रागिनी ने भी ब्लैक कलर के फॉर्मल ड्रेस पहनी हुई थी, उसने हील भी कैरी की थी। उसका लंबा और गोरा सा चेहरा जिस पर हल्का मेकअप था और उसके बदन से निकलती मनमोहक खुशबू अयान को पागल कर रही थी। उसके नाक से अब हल्का हल्का खून निकलना शुरू हो गया था। एक्चुअल में रागिनी उस बड़े से स्मार्टफोन स्टोर की बॉस थी, इसलिए वो इतना कुछ अयान को सुनाए जा रही थी। अयान के नाक से खून बस अब निकलता ही जा रहा था, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपने हाथ से अपने नाक पर हाथ रखा और खून को रोकने की कोशिश करने लगो, पर वो खून अयान के हाथ में लग जाता है और तभी किसी आदमी के धक्के से अयान का हाथ रागिनी के शर्ट पे जा लगता है। ये देख रागिनी बहुत ज्यादा आगबूला हो जाती है। अयान के हाथ से सब सिचुएशंस निकलता देख वो तुरंत अपना हाथ रागिनी के शर्ट से हटाता है
और भागते भागते अपना पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने नाक पे रख कर उस स्टोर से बाहर आ जाता है। वो जल्दी से भागता हुआ अपने कार में बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। और इधर स्टोर के अंदर रागिनी के सारे कपड़े खराब हो चुके थे, वो भी भागते हुए स्टोर से बाहर जाती हैं और अयान को ढूंढने लगती हैं। यू रास्कल, यू इडियट, तुमने मेरी पूरे कपड़े खराब कर दिए। तुम बस मुझे एक बार मिल जाओ, फिर मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूं। अब मैं मीटिंग में कैसे जाऊंगी, आज तो बहुत खास लोग आने वाले थे मीटिंग में, रागिनी कहती हैं। वो इसी हालत में अपनी कार में बैठकर वहां से मीटिंग के लिए निकल जाती हैं। अयान के नाक से ब्लीडिंग होती जा रही थी, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अयान को कॉल आता है, वो फोन उठाकर देखता है तो वो कॉल वियान आहूजा मतलब उसके पापा का होता है। कार चलाते वक्त वो कॉल रिसीव नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपने कार को साइड में रोक कर अपने नाक पर रुमाल रखे हुए में ही कॉल उठाता है। अयान, आज तुम्हारे लिए एक पार्टी है जिसमें कई बिजनेसमैन तुमसे मिलने के लिए आएंगे, इसलिए तुम टाइम पर मेरे दिए गए लोकेशन पर पहुंच जाओ। तुम्हें वंश राठौर होटल के अंदर मिलेंगे, वो तुम्हें सबसे मिला देंगे। ओके बेटा, तुम्हारे लिए वहां पे एक छोटा सरप्राइज भी है। ठीक है, तो हम रात को घर पे मिलते हैं, तुम अपनी पार्टी अच्छे से एंजॉय करना, वियान कहते हैं और कॉल काट देते हैं। अयान को सरप्राइज के बारे में पता था कि उसको आज मिलेगा, पर उसको पार्टी में मिलेगा ये नहीं पता था। पर फिर भी वो अपने कार के अंदर जाकर बैठे जाता है। अयान कार स्टार्ट कर अपने डैड के दिए लोकेशन पर चला जाता है। वो होटल कुछ खास दूर नहीं था। वो कुछ देर में ही उस होटल के सामने आ जाता है। होटल के बाहर ऑलरेडी कई सारी लग्जरी कारें खड़ी थी। उनके बीच में ही जाकर वो भी अपनी गाड़ी को पार्क कर देता है। अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वो होटल के अंदर चला जाता है। वो होटल काफी बड़ा था। होटल के अंदर कई लग्जरी चीजें अयान देख सकता था। कई लोग अयान को ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं। अयान ये काफी देर से नोटिस कर रहा था। जब फिर वो अपने कपड़ों को देखता है तब जाकर उसको समझ आता है कि उसको लोग उसके कपड़े के वजह से घूर घूर के देख रहे थे। वो लिफ्ट से ऊपर जाने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखता है कि वो लिफ्ट तो बंद होने वाला है, इसलिए वो भागते हुए लिफ्ट के पास जाकर अगना हाथ डालता है। उसके ऐसे हाथ डालने से लिफ्ट के दरवाजे खुल जाते हैं और वो अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जब वो देखता है तो अंदर में एक लड़की खड़ी होती है जो अयान को ही बड़े गुस्से वाली नजरों से देख रही थी, जैसे कि अभी ही वो अयान को कच्चा चबा जाएगी। वो लड़की और कोई नहीं रागिनी ही होती है। रागिनी को एक बार फिर देख अयान के चेहरे पर पसीना आ जाता है। उसके नाक से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। अयान तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकालकर अपने नाक के ऊपर रख लेता है। रागिनी अयान की तरफ आगे बढ़ती है। तुम्हें तो मैं अब बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूं। तुम्हारे वजह से मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई, रागिनी कहती है। रागिनी अयान के पास जाने लगती है। नहीं रुको, मेरे पास मत आओ, रुको, वहीं रुक जाओ, देखो मेरी बात समझो और वहीं पे रुको, पास मत आओ, अयान कहता है और रागिनी को उसके पास आने से रोकता है। पर रागिनी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती है और बस आगे बढ़ती रहती है। रागिनी के अयान के पास जाने के वजह से अयान की ब्लीडिंग थोड़ी और तेज हो गई थी। क्यों रुकूं मैं? तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है, अब बताओ, पार्टी में मुझे ऐसे ही जाना होगा, मैं तुमसे इस ड्रेस की पूरी कीमत लेने वाली हूं, रागिनी कहती है। वो अयान के ठीक सामने में पहुंच जाती हैं, तभी लिफ्ट में एक झटका होता है जिसके वजह से अयान के हाथ से वो रुमाल हट जाता है और वो रागिनी के ऊपर जा गिरता है। दोनों बेहद करीब थे, दोनों के बीच में सिर्फ एक हथेली का ही फासला बचा हुआ था। दोनों एक दूसरे की सांसें अपने चेहरे पे महसूस कर सकते थे। तभी अयान के नाक में रागिनी के बदन की खुशबू जाती है
और उसके नाक से फिर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। उसके नाक को खून फिर से रागिनी के कपड़ों पर जाकर लग जाता है। अयान तुरंत रागिनी के ऊपर से उठता है, रुमाल को अपने नाक के ऊपर रखते हुए दूर हो जाता है। रागिनी खड़ी होती है और अपने ड्रेस को देखकर फिर से भड़कने लगती है, पर वो अपने गुस्से पर काबू करती है और फिर साइड में जाकर बैठ जाती है। उसको पता था कि अयान ने पहले ही उसको मन किया था उसके पास जाने से। एक बार फिर लिफ्ट स्लिप होता है। लिफ्ट के ऐसे स्लिप होने से दोनों घबरा जाते हैं। लिफ्ट फिर नॉर्मल हो जाती है और वापस से ऊपर जाने लगता है। अयान और रागिनी लिफ्ट के स्लिप होने की वजह से अब काफी ज्यादा डर रहे थे। तभी लिफ्ट की सारी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। रागिनी अब बहुत ज्यादा डर रही थी। वहां पर अब फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। रागिनी अब रोने लगती है। अयान भी लिफ्ट के अंदर होता है, पर इतना ज्यादा डरा नहीं होता है। लिफ्ट अब एक जगह जाकर अटक जाती है। रागिनी का डर से बहुत बुरा हाल हो चुका था। अयान रागिनी के पास जाता है। तुम डरो मत, रुको, मैं कुछ करता हूं और यहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता हूं। तुम बस अपनी सांसों पर काबू रखो क्योंकि लिफ्ट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, अयान कहता है। अयान की बात सुनकर रागिनी अब चुप हो जाती है। ऐसे इतनी बड़ी लड़की को बच्चों की तरह रट देख अयान को अच्छा नहीं लग रहा था। दोनों अब लिफ्ट के अंदर पूरी तरह से पैक हो जाते हैं। इधर वंश राठौर को खबर मिल जाती है कि अयान उस खराब लिफ्ट के अंदर बंद है और मुसीबत में है। तो वो तुरंत अपने आदमियों को भेजते हैं और इंजीनियर्स को लेकर जल्दी से उस खराब लिफ्ट के पास पहुंच जाते हैं। एक इंजीनियर कहता है, सर, इस लिफ्ट को ठीक करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें चिंगारी निकल रही है और आग लगने का भी खतरा है, साथ ही साथ इसके इंजन भी खराब हो चुके हैं। अयान सर को बचाना अब लगभग नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 9। अयान और रागिनी दोनों लिफ्ट के अंदर कस चुके होते हैं। इंजीनियर्स वंश राठौर के साथ अयान को लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए आते हैं, पर इंजीनियर्स के लिए भी ये काम काफी मुश्किल होता है। फिर भी वो सब लिफ्ट को ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और लिफ्ट के अंदर फंसे अयान और रागिनी वहां से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। हम यहां से बाहर कैसे निकलेंगे? यहां पर तो सिग्नल भी नहीं पकड़ रहा है और पता नहीं कोई हमें बचाने की कोशिश करेगा भी या फिर नहीं, रागिनी कहती है। पर अयान का ध्यान रागिनी की बातों पर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ लिफ्ट के दरवाजे और ऊपर वाले हिस्से को देख रहा था। अयान दरवाजे के तरफ आगे बढ़ता है और लिफ्ट के डोर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर खोलने की कोशिश करने लगता है। अयान अपनी सारी ताकत लगाकर उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगता है। रागिनी अयान को ये सब बेकाम कोशिश करते हुए देख रही होती है। तुम फालतू में बस अपनी एनर्जी खत्म कर रहे हो। माना कि तुम काफी स्ट्रांग दिखते हो, पर तुम अपने हाथों से इस दरवाजे को नहीं खोल सकते हो, रागिनी कहती है। अयान एक बार फिर से रागिनी की बातों पर ध्यान नहीं देता है और जो कर रहा होता है वही करता रहता है। अयान अब अपनी सब ताकत लगाता है। इस बार अयान के इतने ताकत लगाने के बाद दरवाजा हिलने लगता है और बीच में से हल्का सा खुल जाता है। रागिनी ये देखकर हैरान हो जाती है कि इसने इस दरवाजे को सच में खोल दिया। अयान अपनी पूरी ताकत लगाने के कारण थक चुका होता है। वो उस दरवाजे को इतना खोल ही देता है कि वो बाहर में ये सब देख सकता है कि बाहर में जाने का रास्ता है या फिर नहीं। वैसे तो अयान को खुद यकीन नहीं था कि वो ये सब सच में कर पाएगा या फिर नहीं। वो खुद अपनी ताकत को लेकर हैरान था। अयान उस जगह से बाहर देखता है तो बाहर में उसको कुछ चिंगारियों के आवाज सुनाई देता है और पीली रंग की अगल बगल में लाइट जलती हुई दिखती है।
उसके पास ज्यादा ताकत भी नहीं बचा हुआ था, जिसके वजह से वो उस दरवाजे को और नहीं खोल सकता था। अयान रागिनी के पास जाता है। तुम यहां से थोड़ी दूर हो जाओ, अयान कहता है। रागिनी ठीक वैसा ही करती है जैसा अयान कहता है। रागिनी अपनी जगह से दूर हो जाती है। अयान कूदता है और लिफ्ट के ऊपर के एक हुक को पकड़ लेता है। उसको पकड़कर वो वहां पर लटक जाता है और उसको वो अपने वजन से नीचे की तरफ खींचता है। उसके ऐसे थोड़ी देर करने के बाद एक जोरदार आवाज आती है और इसके साथ ही अयान भी नीचे आ जाता है। उसके नीचे आते ही रागिनी देखती है कि उसके हाथ में वही हुक होता है जिस पर वो लटका हुआ था। और जब वो ऊपर देखती है तो लिफ्ट के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह से उखड़कर नीचे आ जाता है, जिसके वजह से वहां पर से अब वो दोनों बाहर का सब कुछ देख पा रहे थे। ये क्या? यहां से तो चिंगारी निकल रहा है। लगता है ये लिफ्ट जल्द ही फट जाएगा, अयान परेशान होते हुए कहता है। रागिनी अयान की बात सुन डर जाती है। क्या? ये लिफ्ट फटने वाला है? तो अब हम क्या करें यहां से निकलने के लिए? अगर हम यहां पर ज्यादा देर तक रहे तो हम मर सकते हैं, रागिनी कहती है। अयान कुछ सोचता है। तुम फिक्र मत करो, ना तो तुम मरोगी और ना ही मैं मरूंगा। वैसे भी मेरा इतना जल्दी मरने का कोई इरादा नहीं है, अयान बिल्कुल टेंशन फ्री होते हुए कहता है। रागिनी को अयान बिल्कुल रिलैक्स दिख रहा था। अयान इतना रिलैक्स इसलिए था क्योंकि उसको उस लिफ्ट के ऊपरी हिस्से से बाहर जाने का रास्ता दिख रहा था। उसको वहां से एक रोशनी निकलती हुई दिख रही थी। तुम एक काम करो, तुम मुझे पकड़कर मेरे ऊपर अच्छे से लटक जाओ और हाँ ध्यान रखना कि तुम्हारा हाथ मेरे शरीर से छूटना नहीं चाहिए वरना तुम गिर जाओगी, अयान कहता है। रागिनी उसकी बात सुन सिर्फ उसको देखती रहती है क्योंकि उसको लग रहा था कि जरूर ये उसके साथ कुछ गलत करने का सोच रहा होगा। अयान रागिनी की परेशानी समझ जाता है। वो समझ जाता है कि रागिनी उसके बारे में क्या सोच रही है। अयान रागिनी के पास जाता है। तुम जो सोच रही हो मैं वैसा कुछ करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं बना रहा हूं। मुझ पर थोड़ा यकीन करके देख लो, अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की तो हम दोनों के यहां से बचने के बाद तुम जो मेरे साथ करना चाहोगी वो तुम कर सकती हो, अयान कहता है। रागिनी थोड़ा सोचती है, फिर उसको अयान की बात सही लगती है तो वो अयान के पास जाती है। ठीक है, पर तुम ध्यान रखना अगर तुमने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूं, रागिनी अयान को वार्निंग देते हुए कहती है। अयान अपना सर ठीक है में हिला देता है। अयान अपना कंधा रागिनी के तरफ करता है और रागिनी अयान का कंधा पकड़कर उसके पीठ पर चढ़ जाती है। रागिनी बहुत टाइट से अयान को पकड़ी होती है। अयान को कुछ अलग ही टाइप की फीलिंग आने लगती है। अयान उस फीलिंग को साइड में रखता है और लिफ्ट के ऊपरी हिस्से को कूद कर पकड़ लेता है। उसको पकड़कर वो लिफ्ट के बाहर आ जाता है और उसके ऊपरी सिरे पर खेड़ा हो जाता है। ये सब करता देख रागिनी डर रही थी क्योंकि उसको पता था सिर्फ एक गलती और जान से हाथ धो बैठना। रागिनी देख सकती थी कि जहां पर अयान खड़ा था उसके ठीक पीछे एलिवेटर वायर से चिंगारी और धुआं निकल रहा था। अयान ज्यादा देरी नहीं करता है, उस मोटे से एलिवेटर के वायर को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। अयान का शरीर पहले की तुलना में काफी ज्यादा बलशाली था। उस एलिवेटर वायर पे रफ चीजें लगे हुए थे जिसके वजह से अयान को पकड़ने में आसानी हो रही थी। अयान को काफी ज्यादा ऊपर तक जाने की जरूरत थी। वो अपने पैर और हाथ के इस्तेमाल से चढ़ता जा रहा था। अयान को इस चीज की ट्रेनिंग थी क्योंकि पहले वो काम के सिलसिले में क्लाइंबिंग करके पत्थर तोड़ने का भी काम करता था। रागिनी बस जोर से अयान को पकड़ी हुई अयान को देखी जा रही थी। रागिनी बेहद नजदीक थी अयान के। रागिनी पूरे समय अयान को ही नोटिस कर रही थी क्योंकि वो अपनी जान को दांव पे लगाकर उसकी और अपनी जान बचा रहा था।
अगर अयान की जगह कोई और होता तो शायद वो ऐसे अकेले ही चढ़कर जाने की कोशिश करता, ना कि अपने पीठ पर दुगना वजन लेकर चढ़ना पसंद करता। अयान के नाक से ब्लीडिंग होना धीरे हो चुका था, पर वो रुका नहीं था। वो कुछ दूर ऊपर चढ़ जाता है, तभी उन दोनों को ही नीचे के लिफ्ट के फटने की आवाज आती है। वो आवाज काफी तेज थी, उसके चिंगारी लगभग अयान तक पहुंच ही चुके थे। ये क्या हो रहा? ये तार इतना हिल क्यों रही है? लगता है अब शायद हम मरने वाले हैं। पर मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना, रागिनी डरते हुए कहती है। अरे कुछ नहीं होगा, बस तुम डरना छोड़कर मुझे टाइट से पकड़ लो, अयान कहता है और आगे चढ़ने लगता है। रामिनी और अयान को कहीं से एक रोशनी दिखती है आती हुई, और साथ ही कई आवाजें भी। अयान ये सुन और देखकर खुश हो जाता है और जल्दी जल्दी चढ़ाई करने लगता है। बस अब हमारी मंजिल आ गई है, अयान कहता है। रागिनी और अयान दोनों 5 फ्लोर ऊपर आ चुके थे। अयान उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है। वो अपने एक हाथ को एलिवेटर के वायर से हटाता और दरवाजे पर रख कर दरवाजे को खोल देता है। तुम मेरे एक हाथ को पकड़कर उस दरवाजे तक जाओ। मैं तुम्हें पकड़ा रहूंगा और ध्यान से उस दरवाजे के फ्लोर पर कदम रखना, अयान कहता है। रागिनी अयान का वो हाथ पकड़ लेती है जिससे अयान ने दरवाजा खोला था। अयान अच्छे से रागिनी को सहारा दे रहा था। रागिनी सक्सेसफुली उस दरवाजे के फ्लोर तक चली जाती है। अयान भी किसी तरह से उस दरवाजे के नीचे के फ्लोर को पकड़कर लटकता है और चढ़कर वहां से बाहर आ जाता है। जहां पर वो दोनों खड़े थे वहां पर लगभग लोग ना के बराबर ही दिख रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वंश राठौर उस होटल के मैनेजमेंट को लेकर बहुत गुस्सा कर रहे थे। रागिनी और अयान फिर दोनों सीढ़ियां चढ़कर नीचे वाले फ्लोर पर जाते हैं जहां पर से वो दोनों लिफ्ट पर चढ़े थे। वो दोनों वहां जाकर देखते हैं तो वहां पर बहुत भीड़ जमा हो गया था। वहां पर बहुत सारे गार्ड्स और इंजीनियर्स लिफ्ट को ठीक करने पर लगे हुए थे। उन्हें पता था कि लिफ्ट फट चुका है, पर उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये खबर वंश को दे सके। वंश पूरे मध्य प्रदेश का जाना माना गैंगस्टर है जो आहूजा परिवार के लिए काम करता है। वंश बहुत गुस्से में लग हो रहा होता है। वो सबको मारने के लिए अपने हाथ में गन भी ले लेता है और बस सबको मारने के लिए इंतजार करने लगता है। जब अयान की वंश पर जाती है तो उसको लगता है उसने उस आदमी को देखा है। तेब जाकर उसको याद आता है कि ये तो वही आदमी है जो जब अयान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो वो आदमी अयान को देने के लिए फूल लाया था। पर अयान ने उस पर उतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया था क्योंकि वहां पर और भी कई सारे लोग थे। अयान वंश के हाथ में गन देखकर उसके तरफ बढ़ने लगता है। रागिनी अयान को आगे जाते देख वो भी अयान के पीछे पीछे ही जाती है। हेलो गन वाले आदमी, क्या आप मेहरबानी करके गन को नीचे कर सकते हैं? और यहां पर इतना हंगामा क्यों मचा कर रखा हुआ है आप सब लोगों ने? अयान कहता है। रागिनी अयान के मुंह से ये सब सुनकर अब बहुत ज्यादा परेशान होने और डरने लगती है। ये लड़का भी ना, इसने मुझे लिफ्ट से तो बचा लिया, पर लगता है कि आज मैं यहां वंश के हाथों जरूर मर जाऊंगी, रागिनी मन ही मन कहती है। उसको पता था कि वंश कितना बड़ा और खतरनाक आदमी है। जब वंश ये आवाज सुनता है तो मुड़कर अयान की तरफ देखता है। जैसे ही उसकी नजर अयान पर जाती है वैसे ही वो डर से कांपने लगता है। जो अभी वो इतने गुस्से में था वही तुरंत उसका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाता है। वंश अपने एक हाथ को अपने कंधे पे रखते हुए अपने घुटनों पर बैठकर अयान को रेस्पेक्ट देता है। उसके ऐसा करते ही जो सब लोग वंश के पास खड़े थे सूट बूट में वो सब भी नीचे झुक जाते हैं। धीरे धीरे करके वहां के सारे लोग ही अयान के सामने के नीचे झुक जाते हैं सिवाय रागिनी के। वो तो अभी तक यही सोच रही थी कि आखिर यहां हो क्या रहा है। अयान अब वंश की तरफ आगे बढ़ता है। वंश
अयान के कदमों को अपनी तरफ आता सुन उसके पसीने छूटने लगते हैं। अयान वंश का कंधा पकड़ता है और उसको खड़ा करता है। अब खड़े हो जाओ वंश ब्रो, अयान कहता है। अयान की आवाज सुन वंश खड़ा हो जाता है। वंश को पता था कि अयान बदला हुआ है, पर इतना ज्यादा बदला हुआ है ये नहीं पता था। अयान सर, क्या आप ठीक हैं? आप लिफ्ट से बाहर कैसे आए और कब आए? हम लिफ्ट को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, हमारे इंजीनियर्स भी इसी काम पर लगे हुए थे, वंश कहता है। अच्छा, ऐसा है क्या? अयान कहता है और उन इंजीनियर्स की तरफ देखता है। इंजीनियर्स अयान की नजर उन पर पड़ता देख वो डर जाते हैं और उनकी सिट्टी पित्ती गुम हो जाती है। तभी होटल के दरवाजे से भागते हुए अनाया अयान के पास आती है और उसको देखने लगती है। अनाया अयान से कहती है, अयान, क्या तुम ठीक हो? दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 10। अनाया होटल के अंदर आने के तुरंत बाद अयान से मिलने के लिए निकल पड़ती है। उसको वंश की तरफ से खबर मिलती है कि अयान एक लिफ्ट में फंस चुका है और वो लिफ्ट जल्द ही ब्लास्ट भी होने वाला है। उस खबर को जानकर अनाया अयान के पास पहुंच जाती है और अयान को देखती है कि कहीं उसको कुछ हुआ तो नहीं है। अरे अरे अरे, रुको भी अनाया, मैं ठीक हूं। मुझे बस कुछ नॉर्मल खरोंचे आए हैं, बाकी सब ठीक है, अयान अनाया को देखते हुए कहता है। अनाया की नजर तभी रागिनी पर जाती है। अयान अनाया को रागिनी को इस तरह देखते हुए देख रहा होता है। ये लड़की कौन है? क्या ये भी तुम्हारे साथ लिफ्ट में ही थी? अनाया पूछती है। अनाया के इस सवाल के पूछने के तरीके से पता लगाया जा सकता था कि वो जेलसी फील कर रही है। अनाया घूर घूर कर रागिनी को देख रही होती है। इसका नाम रागिनी है और हाँ, ये भी मेरे साथ ही लिफ्ट के अंदर थी, अयान रागिनी के बारे में बताते हुए कहता है। रागिनी अनाया की नजरों से डर रही थी। तभी वंश आगे आते हैं और रागिनी के तरफ अपनी बंदूक को आगे करते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई अयान सर के सामने ना झुकने की? इसकी सजा अब तुम्हें मिलेगी। इतना कहकर अयान जैसे ही ट्रिगर को दबाने वाला था, वैसे ही अयान तुरंत वंश के हाथ से गन को ले लेता है। वंश, ये तुम क्या कर रहे हो? इसमें इस लड़की की कोई भी गलती नहीं है, ये मुझे जानती नहीं थी। अगर जानती और पहचानती तो शायद वो ऐसा करती जैसा तुम सबने ही किया था। इसलिए इसको छोड़ो और चलो, हमारी तो कुछ जरूरी मीटिंग थी ना, अयान कहता है। अयान एक बार फिर से रागिनी को बचा लेता है। रागिनी को अब काफी अच्छे से समझ आ गया था कि आखिर अयान था कौन। रागिनी, तुम्हें तुम्हारे ड्रेस के पैसे चाहिए थे ना? तो मेरे पास अभी पैसे तो नहीं है, पर तुम एक जितनी महंगी ड्रेस खरीदना चाहती हो खरीद लो और उसका पेमेंट मैं कर दूंगा। फिलहाल के लिए तुम जाकर कुछ अच्छे कपड़े पहन लो। वंश, तुम एक काम करो, रागिनी को कोई एक अच्छी ड्रेस दे दो पहनने के लिए, अयान कहता है। अयान के कहने के बाद वंश रागिनी के पास जाता है। रागिनी अयान के पास जाती हैं और नीचे झुक जाती हैं। मुझे माफ करिए अयान सर, मुझे बिल्कुल भी लगा नहीं था कि आप ही अयान आहूजा होंगे। मुझे आपको पहचानने में गलती हो गई, इसके लिए मुझे माफ करे, रागिनी कहती हैं। रागिनी के ऐसे नीचे झुकने के वजह से अयान को अच्छा नहीं लगता है और वो रागिनी को खड़ा करता है। रागिनी, अरे उठो रागिनी, तुम्हें मेरी सामने झुकने की जरूरत नहीं है, तुम मुझसे ऐसे ही बात कर सकती हो, अयान कहता है। रागिनी खड़ी होने के बाद अयान को देखते रहती हैं। उसको अयान जैसा लगा था वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। इधर अनाया को ये सब देखकर बहुत जलन हो रहा था। अयान था ही ऐसा कि उसको कोई भी पसंद करने लग जाए। गार्ड्स और इंजीनियर्स वहां से चले जाते हैं। होटल के अंदर का माहौल फिर से पहले जैसा ही हो जाता है। अयान, अनाया, रागिनी और वंश चारों सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। रागिनी को वंश ड्रेस दिलाने जाता है तो अनाया
अयान को मीटिंग के लिए उस रूम में ले जाती हैं जहां पर बाकी के लोग भी थे। अनाया पर ज्यादा किसी को बताती नहीं है कि अयान कौन है। जो सब लोग अयान को पहचान रहे थे तो उन सबके चेहरे पर पसीने छूट रहे थे। उन सबकी बिल्कुल हिम्मत नहीं थी अयान के सामने जाने की। तभी दरवाजे से उस बड़े से कमरे के अंदर वंश भी आता है। उसके आते ही माहौल बिल्कुल रंगीन हो जाता है, क्योंकि वंश आज किसी को मिलाने वाला था उन सब से। रागिनी वंश के पीछे ही थी। जो सब लोग रागिनी को देख पा रहे थे उन सबको तो यही लग रहा था कि वंश रागिनी को ही उनसे मिलाएगा, पर जब रागिनी वंश के पीछे से हटकर साइड में चली जाती है तो उनकी सोच गलत हो जाती है। वंश अयान और अनाया के पास जाता है और बाकी सबके सामने अयान को लाता है। तो जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि आज आप सभी से एक खास आदमी मिलने वाले हैं। तो ये हैं अयान आहूजा परिवार के वारिस, और आज ये छोटी सी मीटिंग इसलिए रखी गई है ताकि आप सभी के सामने मैं अनाउंस कर सकूं कि अब से अयान सर भी हमारे साथ ही काम करेंगे। वियान आहूजा का ये फैसला है कि अयान सर अब कुछ बिजनेस के बारे में सीखे ताकि आगे उन्हें उनकी मदद हो सके अगले आहूजा परिवार के मुखिया बनने पर। वंश कहता है। जब बाकियों लोगों को पता चलता है कि उनके सामने और कोई नहीं आहूजा परिवार का अगला वारिस खड़ा है तो वो सब बिना देर किए अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं। उन सबने है पहले अयान को देखकर उस पर ध्यान नहीं दिया था, और जब पता चला कि ये अयान आहूजा हैं तो उन सबकी डर के कारण हालत पतली हो चुकी थी। अयान अपने एक हाथ को हवा में उठाकर सबको उठने का हुक्म देता है। सब लोग तुरंत ही खड़े हो जाते हैं। आप सबको डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी इस पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, अयान पोलाइट वे में बोलता है। सारे लोग ये सुनकर बड़े खुश हो जाते हैं और अयान के पास आकर उसका हाथ पकड़कर अपना इंट्रो देने लगते हैं। वंश अयान को वहां के सारे लोगों से मिलाता है। कुछ बिजनेस से रिलेटेड बातचीत करते हैं। वंश फिर बाद में अयान को रागिनी के पास ले जाता है। अयान सर, ये हैं मिस रागिनी। रागिनी हमारे बिजनेस के बड़े बड़े मॉल्स, स्मार्टफोन स्टोर्स, क्लोथिंग, कार शोरूम बाकी को हैंडल करती है, वंश कहता है। अयान आगे जाकर रागिनी से अपना हाथ मिलाता है। मिस रागिनी, आपके साथ काम करने में बड़ा मजा आएगा, अयान रागिनी को परेशान के लिए कहता है। और रागिनी परेशान हो भी जाती है। अयान फिर चुपके से रागिनी को आंख मारता है, जिससे रागिनी को समझ आ जाता है कि अयान मजाक कर रहा होता है। अनाया अयान के पास आती हैं और तीनों मिलकर बातें करने लगते हैं। दिन के 3 बज चुके होते हैं। वो छोटी सी पार्टी और मीटिंग दोनों खत्म हो जाती है। अयान अपने कार में बैठ जाता है। अनाया भी उसकी कार में आकर बैठ जाती है। रागिनी उन दोनों को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। अनाया के साथ उसके बॉडीगार्ड्स भी साथ साथ चल रहे थे। दोनों कार बैठ जाते हैं और रागिनी को अलविदा करके वहां से निकल जाते हैं। इधर रागिनी अयान के ख्यालों में ही खोई हुई थी। वो बातों बातों में ही अयान का नंबर भी ले लेती है। उधर कार के अंदर अनाया लगातार अयान को देख रही थी। ये बात अयान नोटिस कर लेता है। आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा हूं क्या, जो तुम मुझे ऐसे घूर घूर कर देख रही हो? अयान मजाकिये लहजे में पूछता है। अनाया उसकी बात सुनकर तुरंत अपना सर घुमा लेती है। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहाँ तुम्हें देख रही हूं, अनाया अपना बचाव करते हुए कहती है। अयान उसके झूठ को पकड़ लेता है। वो जानता है कि अनाया उसको पसंद करती है और शायद उसका ऐसे रागिनी से बात करना अनाया को पसंद नहीं आया। ठीक है, पर ये तो बताओ मुंह क्यों लटका रखा है तुमने अपना? अयान पूछता है। मैंने कहा अपना मुंह लटकाया है, और तुम्हें दिख रहा है क्या कि मैंने अपना मुंह लटका रखा है? बस कुछ भी बोलते जा रहे हो, अनाया कहती है। वो इस बार फिर अयान से झूठ कहती हैं,
पर अयान फिर उसके झूठ को पकड़ लेता है। अनाया को समझ नहीं आ रहा था कि अयान फेस रीडर कब से बन गया। पहले जब कभी अनाया उदास भी होती और उसके चेहरे पर उदासी साफ साफ दिखती तब भी वो पता नहीं लगा पाता था, पर अब की बात कुछ और ही थी। अनाया, तुम्हें मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, बताओ आखिर बात क्या है। और हाँ, इस बार झूठ बोलने की कोशिश मत करना क्योंकि मैं काफी अच्छा फेस रीडर हूं। सच बताना, कहीं तुम रागिनी और मेरे बारे में तो नहीं सोच रही, अयान कहता है। अनाया उसकी बात सुनकर उसको देखने लगती है। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं क्या सोच रही थी? अनाया ने पूछा। मैंने अभी तो कहा मैं अच्छा फेस रीडर हूं, अयान कहता है। तुम रागिनी से बात करते वक्त उसके इतने नजदीक क्यों जा रहे थे? तुम दूर से भी तो उससे बातें कर सकते थे ना? पर नहीं, तुम तो बस उससे चिपकते ही जा रहे थे। अनाया भड़कती है अयान पर। अयान अब अनाया को छेड़ने के पूरे मूड में आ चुका था। अच्छा, पार्टी में तो हम काफी दूर से ही बातें कर रहे थे, पर जब हम लिफ्ट के अंदर फंस चुके थे तब तो तुम पूछो ही मत कि हम कितने नजदीक थे, अयान ने कहता है। अयान की बात सुनकर अनाया चिढ़ जाती है। तो तुम मेरे साथ क्यों हो जाओ उस रागिनी से ही चिपकने के लिए, अनाया कहती है। उसकी बातों से ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी है। अयान तो बस अनाया के मजे ही ले रहा था। अनाया अपना मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अनाया, माय डियर फिंस, में भले ही मैं रागिनी के बेहद नजदीक था, पर मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया था। लिफ्ट के अंदर हालात ही ऐसे बन गए थे कि वहां से निकलने के लिए मुझे रागिनी को अपने से चिपकाना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद रागिनी अभी जिंदा नहीं होती, अयान कहता है। पर अनाया थी कि अयान की बात सुन ही नहीं रही थी। अयान अब अपने मजाक को लेकर ही पछता रहा था कि उसने बिना कुछ लड़कियों के बारे में जाने क्यों मजाक किया उसने। अयान अनाया को उसके बंगले पर छोड़ देता है और खुद अपने बंगले के लिए निकल जाता है। शाम के 5 बज जाते हैं। अयाना अपने बंगले पे पहुंच जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी उसको वंश का मैसेज आता है। अयान अपना फोन उठाकर उस मैसेज को पढ़ता है। अयान सर, आप मुझे आज शाम के 7 बजे ग्वालियर के किले पर मिले। अयान ये मैसेज पढ़कर सोच में पड़ जाता है। वंश मुझे शाम को ग्वालियर के किले पे भला क्यों बुला रहा होगा? पता नहीं, होगा कोई काम शायद, अयान मन ही मन कहता है। वो अपना फोन साइड टेबल पर रखता है और फिर से लेट जाता है। अयान काफी थक चुका था, वो बिना नहाए ही सो जाता है। शाम के ठीक 7 बजे अयान के फोन पर कॉल आता है। अयान कॉल के रिंगटोन से जाग जाता है और फोन जाकर चेक करता है। स्क्रीन पर वंश का नाम ब्लिंक हो रहा था। अयान कॉल रिसीव करता है। हेलो अयान सर, क्या आप अपने बगले से ग्वालियर के किले के लिए निकल गए? वंश पूछता है। हाँ, बस निकल ही रहा हूं। मैं थोड़ी देर में ही पहुंच जाऊंगा, अयान अपनी नींद भरी आवाज में ही कहता है। ओके सर, मैं आपका वेट करता हूं। इतना कहकर वंश कॉल काट देता है। अपने बेड से उतरता है और कुछ अच्छे कपड़े लेकर जल्दी से बाथरूम में बाथ लेने के लिए चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाथरूम से बाहर निकलता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनकर अपनी कार लेकर ग्वालियर के किले के लिए निकल जाता है। रात के समय ग्वालियर बड़ा खूबसूरत लगता था। कुछ देर बाद ही अयान वहां पर पहुंच जाता है जहां पर वंश ने उसको बुलाया था। वो देखता है कि वंश अपने कार से बाहर निकलकर कुछ लोगों से बात कर रहा था। अयान के वहां पहुंचते ही वंश और उसके साथी अयान के सामने नीचे झुक जाते हैं, फिर खड़े हो जाते हैं। अयान सर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, चलिए मेरे साथ, वंश कहता है और अपने कार में बैठ जाता है। अयान भी अपने कार में बैठ जाता है और वंश के कार के पीछे पीछे जाने लगता है। वंश अपनी कार को लेकर के एक अंडरग्राउंड एरिया में जाता है।
वहां पर कई लग्जरी कारों का काफिला लगा हुआ था। वो सभी कार पर बैठकर आर्म रेसलिंग कर रहे थे। उधर कई जवान लड़के थे। वंश भी उन जैसा ही लग रहा था। वो लगभग 25-26 के बीच के उम्र का ही था। जैसे ही वंश अंदर आता है वैसे ही वहां के लड़के सीधे खड़े हो जाते हैं। वहां पर लगभग 300 से 330 के बीच में लड़के थे। उन सभी के पास बंदूकें थी। उनके उम्र के हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके पास बंदूकें भी होंगी। वंश अपनी कार रोकता है और बाहर निकलता है। उसके पीछे ही अयान भी अपनी रेड मैक्लेरन कार ला करे रोक देता है। अयान की कार देखकर लड़के अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखने लगते हैं। वो कार इतनी महंगी थी कि वो लड़के शायद ही कभी अपने सपने में वो कार खरीद सकते थे। अयान बाहर निकलता है। उसके बाहर निकलते ही सारे लड़के अयान मोह पहचान लेते हैं। वो लड़के बंदूकें निकालकर एक साथ कई बार हवा में फायरिंग करते हैं। उस काफिला में से एक लड़का बाहर निकलकर अयान के पास आता है। अयान भाई, आपका हमारे अंडरग्राउंड वर्ल्ड में स्वागत है, वो लड़का कहता है। अयान उस काफिले को देखकर बड़ा एक्साइटेड था। वंश अयान के पास आता है। अयान सर, आज यहां पर बॉक्सिंग फाइट होगा और ये फाइट कई जगहों के अंडरवर्ल्ड के बीच में होगा। मुझे लगा कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको यहां पर ले आया। क्या आप भी इस बॉक्सिंग फाइट में हिस्सा लेना चाहेंगे? जो जीतेगा ये फाइट वो इस अंडरवर्ल्ड का नया सरताज बनेगा, वंश कहता है। अयान इसके बारे में सोचता है। उसको अपने शरीर में ताकत का एहसास तो था ही। ठीक है, मैं भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट लूंगा, अयान कहता है। उसका ये फैसला सुनकर वंश और वहां के सारे लड़के एक बार फिर से हवा में बंदूकें चलाते हैं और शोर मचाते हैं। फिर सब मिलकर उस अंडरग्राउंड जगह के अंदर जाते हैं। और भी ज्यादा अंदर जाने के बाद सबको लड़ने की और चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है। वहां पर कम से कम अभी 2000 से 3000 के बीच में लोग मौजूद थे और वो जगह भी बहुत ज्यादा बड़ा था। वंश अपने खिलाड़ियों का नाम रजिस्टर उस टूर्नामेंट में करवा देता है। तभी एक काफी ऊंची जगह पर खड़ा एक आदेशी हाथ में माइक लेकर अनाउंसमेंट करता है। सो हेलो गैंगस्टर भाइयों, मैं हूं एजे ऋतिक। आज के इस टूर्नामेंट का मैं रेफरी हूं। तो भाइयों और बहनों, हमारे इस टूर्नामेंट में कई जगह से वहां के अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह आए हैं। तो क्या लगता है आज का ये टूर्नामेंट कौन जीतेगा और कौन इंडिया का नंबर 1 अंडरवर्ल्ड किंग बनेगा? तो कुछ ही देर में बस ये आपका सब्र खत्म होने वाला है, क्योंकि कुछ ही देर में ये टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है मेरे दोस्तों, एजे ऋतिक कहता है। उसकी आवाज से पूरे अंडरवर्ल्ड एरिया में शोर गया था। सब खिलाड़ी जोश से भर गए थे। तभी वो वक्त भी खत्म हो जाता है और टूर्नामेंट भी स्टार्ट हो जाता है। एजे ऋतिक अनाउंस करता है, अब आपका इंतजार करने का वक्त खत्म हो गया है। हमारे सामने अभी बॉक्सिंग रिंग के अंदर महाराष्ट्र के नंबर 1 फाइटर विजय हैं। सुना है इन्होंने ने नाम की तरह ही हर फाइट पर जय प्राप्त की है और उनके सामने खड़े हैं बिहार के सबसे खतरनाक फाइटर देव। सुना है इनका हमला इतना खतरनाक होता है कि ये किसी देवता को भी चुटकी बजाते हुए हरा दे। आज इस फाइट में उन दोनों खुलासा हो जाएगा। तो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। 1, 2, 3 फाइट स्टार्ट। ऋतिक के बोलते ही लड़ाई शुरू हो जाती है। देव और विजय दोनों किसी जानवर की तरह भागते हैं और दूसरे पर मुक्का चलाने लगते हैं। दोनों के मुक्के एक दूसरे से टकरा रहे थे। दोनों ही अच्छा लड़ रहे थे। देव हवा में उछलता है और अपने घुटने से विजय को मारता है, पर तभी विजय वहां से पीछे होकर बच जाता है। देव बहुत ताकतवर था तो विजय बहुत तेज और फुर्तीला। विजय लगातार देव के हमले बच रहा था। ऐसा कुछ देर चलता है। जब विजय थकने लगता है तो देव अपना कॉम्बो पंच विजय पे मारता है।
विजय उसके कुछ मुक्कों से बच जाते हैं, पर देव इस्तेमाल करता है कॉम्बो पंच, जिसके वजह से सिर्फ कुछ मुक्के छोड़कर विजय पर सारे हमले लगना शुरू हो जाते हैं। सारे मुक्के विजय के चेहरे और उसके पैट पर जाकर लगते हैं, जिसके वजह से उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगता है। देव अपना अब सबसे खतरनाक घुसा विजय के चेहरे के ऊपर मारता है और विजय नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। ऋतिक मैच को देखकर अपनी मजेदार आवाज से अनाउंस करता है, तो इस फाइट के विनर हैं बिहार से देव। लगता है जैसा हमने सुना था बिल्कुल वैसा ही हुआ, देव ने बिना कोई चोट खाए विजय को आराम से हरा दिए। अब दूसरा फाइट शुरू होता है, दिल्ली के दिलबरों के बीच और बंगाल के टाइगर के बीच। क्या लगता है ये लड़ाई कौन जीतेगा, ऋतिक कहता है और फाइट शुरू हो जाती है। अयान को इस लड़ाई में बहुत मजा आ रहा होता है। बॉक्सिंग रिंग के अंदर कई खिलाड़ी हार रहे थे, जीत रहे थे, ये सब देख उसको बहुत मजा आ रहा था। उस टूर्नामेंट में इंडिया का पुराना अंडरवर्ल्ड किंग भी पार्टिसिपेट लेता है। वो रिंग में बिहार के देव से लड़ रहा था। जब देव खुद से उस पर हमला करने जाता है तो वो देव का हाथ ब्लॉक करके उसके चेहरे पर बहुत तेजी से एक घुसा जड़ देता है। वो घुसा इतना शक्तिशाली था कि देव तुरंत वहीं पे नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो ये लड़ाई जीतता है उसका नाम डेविड होता है। वो कई सालों से इंडिया का अंडरवर्ल्ड किंग था। अयान भी डेविड को देखता है। डेविड अयान को सच में काफी शक्तिशाली लगता है। इस मैच के खत्म होने के बाद पूरे अंडरवर्ल्ड एरिया में शांति हो जाती है, पर ऋतिक अपनी आवाज से एक बार फिर से सबको जोश दिला देता है। अब अगला मैच अयान का होता है। अयान रिंग के अंदर आता है। वहां पर अयान के बारे में किसी को कुछ खास खबर नहीं थी। वो सब लोग तो सोच रहे थे कि ये कोई नया लड़का था, पर उन्हें क्या पता था कि अयान आखिर में था कौन और किस मुसीबत का नाम था। अयान के सामने बंगाल से एक खिलाड़ी था। वो लड़का अयान को जान से मार देना का इशारा कर रहा था, पर अयान बिल्कुल कूल था। ऋतिक के कहने के साथ ही फाइट स्टार्ट हो जाता है। अयान अभी भी अपने पॉकेट में हाथ डालकर सीधा खड़ा था, जबकि वो लड़का अपना गुस्सा बनाकर तेजी से अयान को मारने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वो लड़का अयान के सामने आकर अयान के चेहरे पर घुसा मारने को होता है, वैसे ही अयान अपना सीधा पैर हवा में रोटेट करता है और उस लड़के के गाल पर दे मारता है। अयान अपना लात उसके गाल के साथ साथ नीचे ले जाता है। अयान का पैर नीचे आते ही वो लड़का भी नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उसके सिर से लगातार खून बहता जा रहा था। ये नया रिकॉर्ड था। सिर्फ 5 सेकंड में ही अयान से उस लड़के को जमीन की धूल चटा दी थी। इसके साथ ही कई लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। सबसे ज्यादा आवाज अयान के ग्रुप से वंश और उसके साथी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि अयान कितना शक्तिशाली है और वो ऐसे ही लड़ाई हार नहीं सकता है। वहां पर बैठे सारे लोग अब अयान की ताकत को अच्छे से जान चुके थे। वहीं डेविड भी अपने ग्रुप के साथ बैठकर अयान को देख रहे होते हैं। अयान इंटरेस्टिंग, लगता है आज किसी असली लड़ाके से लड़ाई करने को मिलेगा, डेविड मन ही मन कहता है और हंसता है। डेविड के ग्रुप के लड़कों को पता चल जाता है कि डेविड उस लड़के से लड़ने के लिए उतावला हो रहा था। डेविड अपने जगह से उठता है और अगले फाइट के लिए रिंग की तरफ जाने लगता है। पहले मैच की तरह ही डेविड इस बार भी आराम से फाइट जीत जाता है। अयान और डेविड बिना किसी मुसीबत के आराम से हर के फाइट को जीतते जा रहे थे। अयान को ये फाइट बहुत आसान लग रहा था। उसने कभी सोचा नहीं था इतना आसान होगा ये लड़ाई। अयान को जयपुर का एक लड़ाका लगातार मारने की कोशिश कर रहा था, पर वो नाकाम हो गया था। इस बार भी अयान बिना अपने हाथ का इस्तेमाल किए एक लात उस लड़के के छाती पे दे मारता है और वो लड़का दूर जाकर बेहोश हो जाता है। इसके साथ ही एजे ऋतिक अनाउंस करता है। इस बार भी मिस्टर अयान ने बड़ी आसानी से जयपुर के किंग को हरा दिया है। अयान ने अभी तक अपनी असली ताकत किसी को नहीं दिखाई। उन्होंने हर लड़ाई में सिर्फ अपने पैर का ही इस्तेमाल किया है। अब अगला फाइट शुरू होता है।
अयान द लेजेंड और डेविड थे बीस्ट किंग के बीच। क्या लगता है इन दोनों में से अगला इंडिया का अंडरवर्ल्ड किंग कौन बनेगा? क्या हर बार की तरह इस बार भी डेविड बाजी मार जाएंगे या फिर अयान इस इंडिया के सरताज बनेंगे? इस फाइट के शुरू होने से पहले दोनों को आराम करने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया जाएगा, ऋतिक कहता है। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ी को आराम करने के लिए 10 मिनट का वक्त मिल जाता है। अयान वंश के साथ एक कमरे के अंदर जाता है और वहां पर पानी वाणी पीकर अपना दिमाग ठंडा करता है। अयान का शर्ट गिला हो चुका था, भले ही उसने अपनी सारी नई लड़ाई में ना लगाई हो। अयान को बहुत मजा आ रहा था। वंश अयान के पास आकर बैठ जाता है। अयान सर, आपको डेविड के साथ थोड़ा संभल कर लड़ना होगा, वो बहुत खतरनाक फाइटर है। सुनने में आया है कि उसने एक बार लगभग 10 से 20 लड़ाकों को एक बार में ही हराया है। वो उस लड़ाई में बिना जख्मी हुए ही सबको मौत की नींद सुला दिया था। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप उससे लड़ाई करते वक्त थोड़ा सावधान रहे, वंश कहता है। वंश की बात सुनकर अयान सिर्फ मुस्कुरा देता है। उसको भी डेविड की सारी लड़ाई देखकर अंदाजा हो गया है कि वो कितना ज्यादा शक्तिशाली है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद वो अंडरग्राउंड जगह खचाखच भर जाती है। सब यही देखना चाहते थे कि आखिर अयान और डेविड में से ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा। वो सब बेसब्री से फाइट के शुरू होने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एजे भी आ जाता है और वो बहुत एक्साइटमेंट के साथ अनाउंस करता है। तो हेलो भाइयों और मेरी बहनों, आपका इंतजार खत्म हुआ क्योंकि अब ये जबरदस्त रोमांचक लड़ाई शुरू होने वाली है। आप सभी को क्या लगता है ये लड़ाई आखिर कौन जीतेगा, कौन बांगी इंडिया का नया किंग? सब जानने के लिए सिर्फ इस लड़ाई पर ही ध्यान दे। अपनी नज़र एक सेकंड के लिए हटाने के वजह से शायद आपका मज़ा पूरा किरकिरा हो सकता है। तो यहाँ पर अब हमारे सामने हैं अयान और डेविड। अब ज्यादा देर ना करते हुए हम इस लड़ाई को शुरू करते हैं। 3, 2, 1 फाइट स्टार्ट, ऋतिक के कहते हैं। फाइट शुरू हो जाता है। अयान को इस लड़ाई को जीतने के लिए उसको तेजी की जरूरत थी, इसलिए वो अपना शर्ट फाड़ लेता है। जो सब लड़कियां वहां उस फाइट को देखने के लिए आई थी वो सब अयान के बॉडी को देखकर उस पर फिदा हो जाती हैं। वो सारी लड़कियां अयान का ही नाम चिल्ला रही होती हैं। अयान अपने पॉकेट से हाथ भी बाहर निकालकर पूरी तरह से रेडी हो जाता है। उसके हाथ निकालने से पब्लिक में शोर डबल हो जाता है। डेविड और अयान दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए घूम रहे थे और किसी के हमला करने का इंतजार कर रहे होते हैं। डेविड बेसब्र हो जाता है और आगे भागते हुए अयान की तरफ बढ़ता है। डेविड की रफ्तार बहुत जबरदस्त थी। वो बहुत तेजी से अयान के तरफ आता है, तेजी से अपना हाथ अयान के चेहरे की तरफ बढ़ा देती है। पर अयान तुरंत नीचे झुककर उससे बच जाता है। अयान अपने पैर से डेविड के पैर पर लात मारता है। डेविड अयान के हमले से कूदकर बच जाता है। अयान तभी खड़ा होता है और लगातार डेविड पर पैर मारने लगता है। उसके लात की रफ्तार इतनी तेज थी कि डेविड उसके लात के हमले से बचने में बहुत मेहनत कर रहा था। अयान का एक किक जाकर सीधे डेविड के छाती पे जा लगता है और डेविड 10 कदम पीछे हो जाता है। वो खुद को संभालता है और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। वो कॉम्बो पंचेस का इस्तेमाल कर रहा होता है। अयान बड़े आराम से उसके हर हमले से बच जा रहा था। डेविड को लगा नहीं था कि अयान इतना ज्यादा फुर्तीला होगा। अयान अब अपने हाथों का इस्तेमाल करने का सोचता है। वो अपने एक हाथ से डेविड का हाथ पकड़कर पीछे की तरफ धक्का देता है। ये लड़ाई बहुत रोमांचक मोड़ ले रही थी। सबको बहुत मजा आ रहा था। अयान अब अपनी फुर्ती से तुरंत डेविड के पास जा पहुंचता है और अब वो लगातार घुसे चलाने लगता है। डेविड उन घुसों से बच नहीं सकता था, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को आगे करते हुए घुसों को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर अयान के घुसे इतने शक्तिशाली थे कि डेविड के हाथ की हड्डी अब लगभग टूटने वाला था।
डेविड अपने एक हाथ को जैसे ही हल्का सा नीचे करता है, वैसे ही अयान को एक मौका मिल जाता है और वो बहुत तेजी से डेविड के चेहरे पर घुसा मार देता है। उस घुसे के पड़ते ही डेविड नीचे गिर जाता है और उसके नाक से खून निकलने लगता है। वो भले ही बेहोश ना हुआ हो पर अब वो उठने की हालत में भी नहीं था। इसके साथ ही डेविड ये फाइट हार जाता है। एजे ऋतिक अनाउंस करता है। तो जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था वो पल अब खत्म हो चुका है और हमें हमारा नया अंडरवर्ल्ड किंग मिल चुका है। जोरदार तालियों और बंदूक की गोलियों से हमारे नए इंडिया के किंग का स्वागत करें, अयान द लेजेंड का। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी के साथ आपसे आज मैं अलविदा लेता हूं। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी एक और नए एपिसोड के साथ। शुक्रिया।